चौधरी यूं ही अपना कीमती समय जाया करने अपनी बेटी के पास नहीं आएंगे। और फिर ये भी सोच लेना चाहिए था कि इस नेक काम के पीछे जरूर रश्मि का हाथ रहा होगा। काव्या की आंखों में उसके लिए वहां मौजूद सभी लोगों के लिए गुस्सा भरा हुआ था। डॉक्टर सब्रवाल, प्लीज आप अपना काम कीजिए। अधिराज चौधरी ने अपने साथ आए हुए एक साइकाइट्रिस्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा। नो डैड, नो डैड, क्या मैं आपको पागल दिखती हूँ? रश्मि, क्या मैं तुम्हें भी पागल दिखाई देती हूँ? काव्या अपनी तरफ एक इंजेक्शन को लेकर बढ़ रहे डॉक्टर सब्रवाल को देखकर जोर जोर से चिल्ला रही थी। अमित, सोनम एक दूसरे का हाथ थामे हुए काव्या को चीखते चिल्लाते हुए देख रहे थे। ऐसा ही हाल वहां मौजूद सभी जूनियर्स और सीनियर्स का था। सभी को काव्या के लिए खराब लग रहा था, पर इसी में काव्या की भलाई थी, इसलिए सब चुप खड़े हुए थे। इंजेक्शन लगते ही काव्या शांत हो गई और रश्मि ने उसे संभाल लिया था। अधिराज चौधरी ने अमित और बाकी सबसे काव्या की बदतमीजी के लिए माफी मांगते हुए कहा कि आप सभी काव्या की मेंटल हेल्थ को देखते हुए उसे माफ कर दीजिएगा। आगे से वो ऐसा कुछ भी ना करे, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। इट्स ओके सर, हम सभी को काव्या से कोई शिकायत नहीं है, आप बस उसका ध्यान रखिएगा। अमित ने सबकी तरफ से कहा और रश्मि की तरफ बढ़ गया। तब तक अधिराज और डॉक्टर सब्रवाल ने आपस में ये सहमति बना ली कि अभी फिलहाल कुछ दिनों तक काव्या डॉक्टर सब्रवाल के मेंटल असाइलम में रहेगी, जब तक कि वो खुद की फीलिंग्स पर कंट्रोल करना नहीं सीख जाती। अधिराज चौधरी बेहोश काव्या को अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से निकल गए। रश्मि नाम आंखों से काव्या को खुद से दूर जाते हुए देख रही थी। थैंक यू रश्मि, अमित उसके पास खड़े होते हुए बोला। मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है सर, रश्मि ने उदासी से कहा। रश्मि, ये इवेंट खत्म हो चुका है और अगर आज ये पार्टी नहीं होती तो अभी तक हम पुणे पहुंच चुके होते। तो अब मेरा ऑब्जर्वेशन ऑफिसर वाला रोल खत्म, सो डोंट कॉल मी सर, जस्ट कॉल मी अमित। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर भी अमित, तुम्हें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। आज तक काव्या के हर गलत काम में मैंने उसका साथ दिया और आज जब वो इतनी तकलीफ में थी तो मुझे उसे अकेला छोड़ना पड़ा। रश्मि काव्या की हालत पर खुद को कोस रही थी। वो काव्या के हेल्थ इशू से जुड़ा मैटर है, उसमें तुम या मैं कोई भी कुछ नहीं कर सकता। उसकी भलाई के लिए हमें उससे कुछ दिन अलग रहना ही पड़ेगा। आई होप कि अब जब काव्या हम सबके बीच आएगी तो एकदम से नई काव्या होगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अमित ने रश्मि की तरफ देखते हुए कहा। आई होप सो टू, रश्मि ने धीरे से कहा। बट रियली रश्मि, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अगर तुम हमें कल रात को ही आगाह नहीं करती तो आज काव्या को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता। पीछे से पुलकित और सौरभ ने आते हुए कहा। हाँ, मुझे उस वक्त जो सही लगा मैंने बस वही किया, रश्मि ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा। तो फिर चले, रवि ने कहा। कहाँ? रश्मि ने सवाल कर दिया। अरे भोली भाली बालिका, बीच पार्टी अब भी जारी है तो मैं फिलहाल वहीं चलने के लिए कह रहा हूँ, रवि ने एक और इशारा करते हुए कहा, जिस ओर बीच पार्टी अब फिर से पूरी जोर शोर से शुरू हो चुकी थी। हाँ, पर मैं अकेली ही जाऊंगी। काव्या नहीं है तो इसका मतलब ये मत समझना कि तुम्हारा कोई चांस बन गया, रश्मि ने रवि के अरमानों पर पानी फेरते हुए कहा और वहां से पार्टी की तरफ चली गई। मैं क्या जी, डॉक्टर साहिबा तो यहाँ वहीं चली गई। पुलकित सौरभ के कंधे पर अपनी कोहनी टिकाए हुए शरारत से मुस्कुरा रहा था। हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। सौरभ रवि के पूरे मजे ले रहा था। हाँ ठीक है ना, मैंने बस पूछा ही तो था, उसे कोई जबरदस्ती अपनी गोद में उठाकर तो नहीं ले जा रहा था ना, रवि ने थोड़ा सा खिसियाते हुए कहा। और वैसे भी मेरा छोड़ो और इसे धरो, रवि ने अमित की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो भूतनी के, रश्मि तुझसे नाराज होकर गई तो इस सब में मैं कहाँ से आ गया? अमित ने रवि की तरफ आंखें चौड़ी करते हुए कहा। कहते तू सही रहा भाई, इस डुग्गू ने सगाई कर ली, बुलाना तो दूर, साले ने बताना भी जरूरी नहीं समझा। पुलकित और सौरभ धीमे कदमों से अमित की तरफ बढ़ने लगे और पीछे से रवि भी उनके साथ हो लिया। हाँ भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरी बात तो सुनो यार, मुझे खुद ही नहीं पता था कि मुझे घर किस लिए बुलाया जा रहा है। अमित ने अपनी सफाई देनी शुरू कर दी। हाँ आलू, हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता था कि पापा हमें इतनी अर्जेंटली फोन करके इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि वो चाहते थे कि हम उनकी पसंद के हुए लड़के से सगाई कर लें। तू तो सब जानती है ना, आखिर तेरे सामने ही तो हमने पापा से बात की थी और 2 दिन में आने का कहकर हम जल्दी से दिल्ली के लिए निकल गए थे। सोनम और अंजलि के बीच भी इसी बात को लेकर कहासुनी हो रही थी कि तुम दोनों की सगाई की बात आज पता चल रही है, जब काव्या ने इतना हंगामा खड़ा कर दिया, वरना हमें तो आज तक कुछ पता ही नहीं चलता। नहीं यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सच है कि हमारी जब सगाई हुई थी तो हम दोनों के लिए अपने अपने फैमिलीज की पसंद पहली प्राथमिकता थी। ऊपर से दादी की खराब तबीयत भी मुझे कोई हार्ड डिसीजन लेने से रोक रही थी। फिर जब पता चला कि जिस लड़की से मेरी शादी की बात चल रही है वो मिस वशिष्ठ हैं, तो फिर पता नहीं क्यों पर मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। पसंद कोई नहीं था और मिस वशिष्ठ इतनी भी बुरी नहीं थी कि उनसे शादी करने से पहले सोचना पड़ जाए। अमित ने थोड़ी दूरी पर कॉटेज की चौखट पर खड़ी हुई सोनम पर नजर डाली, जो शायद अंजलि को ही समझाने की कोशिश कर रही थी। पर सगाई के बाद तो मुझे बता सकती थी ना, तुमने तो तब भी कुछ नहीं बताया, अंजलि ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे कैसे बताते हम कुछ भी, भाई की पसंद और उनकी दिल की तसल्ली के लिए हमने सगाई तो कर ली थी, पर शायद सर को इस सगाई से एतराज था और हम तो पहले ही उनके साथ कान किए बैठे थे। उन्होंने हमें किसी को कुछ भी बताने के लिए मना कर दिया था, जब तक कि वो ना कहें। सोनम ने अंजलि के हाथों को विश्वास से अपने हाथ में लेकर कहा। हाँ यारों, अब तुम ही बताओ, जिस रिश्ते को दिल एक्सेप्ट करने में नखरे दिखा रहा था उसे सबके सामने बताने का क्या फायदा? उल्टे मुझे और सोनम को तो और भी दिक्कतें हो जाती फालतू की गॉसिप्स की वजह से। अमित की बातें सुनकर अब उसके दोस्त काफी हद तक सहमत नजर आ रहे थे। फिर आज ये सब, रवि ने कॉटेज की तरफ इशारा करते हुए पूछ लिया। अमित के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो बोला, बस आज सोनम के बर्थडे पर उन्हें छोटा सा सरप्राइज देना था। और वो क्या था? पुलकित ने झट से पूछ लिया, पर अमित की तरफ देखते हुए बात पलटते हुए बोला कि नहीं, वैसे इतना जरूरी नहीं है बताना, अगर तू चाहे तो हम सुन लेंगे। बता चुका हूं उन्हें और उन्होंने हामी भी भर दी है। अमित का चेहरा ब्लश कर रहा था ये बताते हुए। मतलब आज सोनम का बर्थडे और यूं ही खाली खाली बर्थडे, सूखा सूखा सा? रवि ने हैरानी से कहा। और दूसरा मतलब ये कि हम दोनों आज तक तुम्हें एक दूसरे के साथ मिलाने के लिए जो सब कर रहे थे उसका कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि तुम दोनों तो ऑलरेडी एंगेज थे। सौरभ ने उदासी से मुंह बनाते हुए कहा। सॉरी यार, वो सब मैं तुझे कुछ रीजंस की वजह से ओपनली नहीं बता रहा था, और अब सब कुछ क्लियर है। आज ही तो हमने ये फैसला किया है कि यहाँ से लौटकर एएफएमसी में सबको अपने रिश्ते की सच्चाई बता देंगे, अमित ने मुस्कुराते हुए कहा। पर कुछ भी हो यार, सीरियसली यू आर वेरी 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 हैप्पी फॉर द बोथ ऑफ यू, पुलकित ने सौरभ और रवि की तरफ से बोलते हुए कहा। अमित ने उन तीनों को अपने गले से लगा लिया था। हाँ आलू,
पहले का नहीं जानते थे, पर अब हमें भी सर से प्यार हो गया है। आखिर भाई की बात सच हुई गई। कान्हा जी ने हमारे लिए सर को भेज ही दिया, जिन्हें सच में हमारी परवाह, जिनके लिए हमारी खुशियों से ज्यादा और कुछ भी नहीं है, जिनके लिए हमारे आंसू किसी सजा से कम नहीं है और जो सिर्फ हमारे हैं, सिर्फ हमारे। सोनम ने एक नजर अमित के ऊपर डाली, जो इस समय वहीं समंदर की रेत में अपने तीनों दोस्तों के साथ लोटपोट हुए जा रहा था। हाय मेरी राधा रानी, तुमको पता है कि तुम्हारे मुंह से ये बातें सुनने के लिए हमारे कान तरस गए थे। थोड़ी देर से बोलियो बेटा, पर जब बोलियो तो कसम से कहा बोलियो, कसम से एकदम लल्लन टाप। अंजलि ने उसकी अलैया बलैया लेते हुए कहा, आलू तुम भी सच में ना कभी कभी कमाल करती हो। अब ये क्या करने लगे हो तुम? हमने ऐसा भी कुछ नहीं कहा है जो तुम ये सब कर रही हो। हमें भी तो वही हुआ है जो सबको होता है, जैसे तुम्हारे सौरभ सर के साथ तुम्हें हुआ है, मयंक भाई को अपनी भाभी से, और हमें हुआ है अपने सडू मिस्टर एरोगेंस से, सर से। सोनम ने धीरे से अंजलि की तरफ देखा। अंजलि तो इस समय सोनम की बातों को सुनकर बस यही सोच रही थी कि ये सोनम ही है या फिर उसकी शक्ल में कोई और लड़की है। हाय मेरी राधा रानी, टेबल के जान लेकर मारेगी जे तू छोरी, जय इस तरिया घड़ी चौखी बातें करेगी ना तो फिर वहां तो मर जाऊंगी, और वो भी गुड़ खा के। अंजलि ने हंसते हुए कहा और सोनम को अपने गले से लगा लिया। इधर इन सब के बीच में भी अमित ने नजर बचाकर एक नजर सोनम के ऊपर डाल ही दी। सोनम को अंजलि के गले लगे हुए देखकर उसके मन में तसल्ली हो गई थी कि सोनम ने अंजलि को मना लिया था, जैसे उसने अपने तीनों लंपटों को मना लिया था। एपिसोड 97, रिश्ते की सच्चाई। सोनम और अमित दोनों ने ही अपने दोस्तों को इस बात के लिए मना लिया था कि उनकी सगाई और अपने रिश्ते को छुपाने के पीछे कुछ रीजंस थे और ऐसा करना उनकी मजबूरी थी। पर रवि को इतने से संतुष्टि नहीं हो रही थी और वो अपने गुट से निकलकर सोनम और अंजलि की तरफ चला आया और सोनम से कहता है कि आपने डुग्गू के कहने पर इतनी बड़ी खुशी की बात छिपाई, चलिए कोई बात नहीं, और आज के लिए तो मैं आपको बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। रवि वहीं सोनम और अंजलि के सामने समंदर की रेत पर ही आलती पालती मारकर बैठ गया। सोनम को जरा भी अंदाजा नहीं था कि रवि किस बारे में बात कर रहा है। सो वो रवि की यूं धरने पर बैठने की वजह से थोड़ा सा घबरा गई थी और अंजलि की तरफ देखकर बोली, ये इन्हें क्या हो गया? अब भले ही रवि ने मजाक किया था, पर उन दोनों लड़कियों के लिए तो वो आज भी उनका सीनियर था। सो अंजलि ने धीरे से पूछ लिया कि सर क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों बैठ गए? तब तक पीछे से पुलकित, सौरभ और अमित भी वहां पहुंच गए। देख यार, तेरे तो मजाक को भी कोई सीरियसली नहीं लेता, अब उठ भी जा। पुलकित और सौरभ ने एक दूसरे को हाई फाइव करते हुए कहा, यार ये गलत बात है। रवि बच्चों की तरह मुंह बनाकर उठ खड़ा हुआ और अमित से बोला कि भाई भाभी का बर्थडे बहुत सूखा सूखा जा रहा है, दैट्स द पार्टी यार। अरे ये सामने इतना बड़ा समंदर लहरा रहा है, ये आखिर किस दिन काम आएगा? थोड़ा सा पी ले और पार्टी गीली कर ले। पार्टी तो कब की उधर चल रही है। अमित ने रवि के दोनों कंधों पर अपने हाथ डालकर शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, देख रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ तू कितना बदल गया अब। रवि की नौटंकी चालू थी। बच्चा रवि, बाबा पुलकित देव कह रहे हैं कि यहाँ हम दोनों का कोई काम नहीं है। वत्स, सौरभ और वत्स समेत दोनों को ही अपनी जीवन संगनियां मिल चुकी हैं, तो फिर क्यों ना हम भी पार्टी में पहुंचकर अपनी संगनी को ढूंढने की कोशिश करें। पुलकित ने रवि का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और अमित की तरफ देखते हुए कहा कि अच्छा बच्चा, अब बाबा पुलकित देव और उनका चेला तुम दोनों को सीधे हॉस्टल के रूम में मिलेंगे। दोनों वहां से पार्टी की तरफ निकल गए। सौरभ और अमित ने एक दूसरे को इशारों में कुछ कहा और फिर सौरभ अंजलि के साथ वहां से कुछ आगे बढ़ गया, जहां पर बैठने के लिए कुछ बीच चेयर्स जैसी बिछी हुई थी, और अमित वो भी सोनम के साथ वहीं थोड़ा आगे बढ़कर बैठ गया, जहां पर समंदर की लहरें अटखेलियां करती हुई आती और फिर उन दोनों के पैरों को भिगोकर वापस चली जाती। क्या हुआ सोनम, आप कुछ बोलेंगे नहीं? सोनम के देर तक खामोश बैठे रहने पर पूछ लिया अमित ने। हमें तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि अब सब कुछ ठीक हो गया। थोड़ी देर में कितना बड़ा तूफान आया और फिर चला भी गया। सोनम कसकर अमित की बाह को अपने एक हाथ से पकड़ी हुई थी, जैसे अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो ये समंदर की लहरें अपने साथ उसकी सड़क को बहा कर ले जाएंगी। मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे होते हुए आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं हूं ना आपके पास हमेशा। अमित ने सोनम के चेहरे को देखते हुए कहा और फिर कुछ देर के लिए दोनों की आंखें एक दूसरे में खो गई। जैसे ही समंदर की लहरों ने उन दोनों के पैरों को छुआ, दोनों ही जैसे किसी सपने से जागे हों। सोनम ने झिझकते हुए अमित के कंधे पर अपना सर टिका लिया और सामने की ओर देखते हुए बोली कि पर हम बहुत डर गए थे एक बार को, पता नहीं काव्या मैम के मन में ये सब कहाँ से और क्यों आ गया था। वो हमारे बारे में, आपके बारे में, हम दोनों के रिश्ते के बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रही थी और आप खामोशी से उन्हें सुन रहे थे। हमें बस यही डर लग रहा था कि कहीं आप गुस्से में कुछ गलत ना करते। मैं काव्या को पिछले 4 सालों से जानता हूँ। उसे खुद को सुपीरियर साबित करने की और दिखाने की इतनी लत लग चुकी है कि अब वो इस बात के लिए मेंटली सिक हो चुकी है। उसे गुस्से से नई ट्रिक से हैंडल किया जा सकता था और मैंने वही किया। काव्या के आज के प्लान के बारे में मुझे रफ आइडिया तो कल रात में ही लग गया था, जब आपसे मिलने आने के चक्कर में जल्दबाजी में मैं सौरभ से टकरा गया था और उसके पीछे पीछे रश्मि भी आ रही थी मुझसे बात करने के लिए। रश्मि को उस समय वहाँ देखकर ही मुझे लग गया था कि कुछ तो बात है जो रश्मि इस समय हमारे रूम में आई थी। और फिर भी आपने आज के लिए हमारे लिए सरप्राइज को रखा। सोनम की आंखों में अमित के लिए प्यार ज्यादा झलक रहा था या फिर रिस्पेक्ट, ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था उस समय, क्योंकि दुनिया की कोई भी मुसीबत ऐसी नहीं जिसका मैं सामना नहीं कर सकूं, और दुनिया की कोई भी बात आपकी खुशियों से बड़ी नहीं है मेरे लिए। अमित ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा। वैसे एक बात तो बताना भूल ही गया इन सब झमेलों में, अमित ने कुछ शरारती अंदाज में कहा। क्या? सोनम ने उसकी तरफ देखा। आप इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हैं, मेरा तो मन कर रहा है कि आज ही आपसे शादी कर लूं। यहाँ गोवा में बहुत सारे चर्च हैं और अभी खुले भी होंगे, चलें? अमित ने उसे जी भर के निहारते हुए कहा। सोनम अमित की इस बेबाकी पर बस अपना दिल थामकर और उससे नजरें चुराकर बैठ गई थी। अमित ने उसे अपनी बाहों में भरकर कहा कि कभी तो कुछ बोल दिया कीजिए, मेरी इस मोटी सी डॉक्टर बुद्धि में आपकी खामोशी समझ में नहीं आती है। फिर कुछ सोचते हुए बोला, वैसे चुप रहने का मतलब हाँ ही होता है ना? नहीं, हमने कब हाँ की है? हमें तो बहुत अजीब सा लग रहा है इस ड्रेस में, और आप हैं कि हमसे शादी करना चाहते हैं इसी हालत में? इस हालत में तो हम अपनी जगह से हिलेंगे तक नहीं। लो जी, हो गया स्यापा। डुग्गू ने सोनू को बोलने के लिए उकसाया और सोनम ने अपने दिल की भड़ासी निकाल दी।
क्यों नहीं करेंगे शादी आप मुझसे? अरे मैं तो सोच रहा हूँ कि शादी के बाद इससे भी छोटी छोटी ड्रेसेस आपके लिए ला कर दूंगा। हाँ हाँ, जैसे आज काव्या पहने हुई थी, हॉट लग रही थी ना। डुग्गू का फेवरेट काम शुरू हो गया था, सोनम को सताने का, परेशान करने का। बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचिएगा भी मत। हम ऐसी वैसी ड्रेसेस बिल्कुल नहीं पहनने वाले। ऐसी ड्रेसेस आपकी उस चिपकू छिपकली को ही मुबारक हो। वो तो आज आपने उसे हैंडल कर लिया, नहीं तो आज हम उस चिपकू चुड़ैल की चुटिया काटने वाले थे। सोनम ने मुंह बनाते हुए कहा, फिर कुछ सोचते हुए बोली कि और अगर आपने हमारे साथ जबरदस्ती की ना तो अमित पूरे मजे से सोनम की तरफ देख रहा था। तो क्या? अपनी बात पूरी कीजिए मिस वशिष्ठ, अमित ने उसे अपने करीब खींचते हुए कहा। सोनम की नजरें एक बार फिर से झुक गई थीं और जुबान पर तो ताला लग चुका था कभी का। आपने बताया नहीं आप क्या करेंगी अगर मैं आपके साथ जबरदस्ती करूंगा? अमित ने सोनम के एक हाथ को अपने कंधे पर रख लिया था और दूसरे हाथ को अपने हाथ में लेकर एक हाथ उसकी पतली सी कमर में डालकर उसे अपने थोड़े से और नजदीक बिठा लिया था। वो सोनम को समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे और क्या कहे। हाँ सोनम, मैं सुन रहा हूँ। अमित की बदमाशियां चालू थी। हम आपकी दादी से शिकायत कर देंगे। सोनम ने अब अपनी हिम्मत जुटाकर अमित की तरफ देखते हुए कहा। क्या मतलब सीरियसली? ये मेरे और आपके बीच में दादी कहाँ से आ गई? अमित ने नाक से कोड़कर कहा। हम लेकर आए हैं और ऐसे लाएंगे अगर आप हमें परेशान करना बंद नहीं करेंगे। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी और बाकी सबकी बोलती बंद करने वाले हमारे रघुवंशी सर की बोलती दादी के सामने ही बंद होती है, सोनम ने इतराते हुए कहा। अमित वहीं समंदर की रेत पर एक तरफ लुढ़क गया और बोला कि थैंक गॉड आपने माना तो कि मैं आपका रघुवंशी सर हूँ। क्या? हमने ऐसा कब कहा? सोनम तुरंत बात बदलते हुए बोली। क्या मतलब आपने नहीं कहा ऐसा? मतलब आप मुझे अपना नहीं मानती हैं? वो ट्रू डेविल फिर से शुरू हो गया था सोनम को परेशान करने के लिए। हाँ पर अभी तो सोनम ने देखा कि अमित बड़े आराम से विष्णु जी के पोज में लेटा हुआ उसके मजे ले रहा है, तो वो अपनी जगह से उठते हुए बोली कि हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप ना सच में एक नंबर के सड़ू हैं, अकड़ू हैं। सोनम कुछ दूर जाकर खड़ी हो गई और मनी मन बड़बड़ करने लगी कि पता नहीं हमें परेशान करके इन्हें क्या मजा आता है। ऐसे मुंह फेर कर खड़ी हो जाएंगी तो फिर मेरी जान वो तो बस आपकी बेरुखी देखकर ही निकल जाएगी। अमित ने सोनम को पीछे से ही अपनी बाहों में भर लिया था। बेबाकी अमित ने सोनम को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया था। सॉरी सोनम, मैं तो बस। अमित के कुछ बोलने से पहले ही सोनम उसकी तरफ पलटी और उसके होठों पर अपना हाथ रखते हुए कहा कि सॉरी मत कहिए, हमें अच्छा नहीं लगेगा। आप नाराज तो नहीं है ना? अमित ने सोनम के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा। सोनम ने धीरे से कहा और इससे पहले कि अमित कोई हरकत करता सोनम झट से उसके सीने से लग गई और अमित उसकी इस अदा पर मुस्कुरा उठा। अच्छा सुनिए सर, अपना फोन तो दीजिए, अमित ने सोनम के कान में धीरे से कहा। पर क्यों? सोनम ने एक नजर अमित की तरफ देखते हुए कहा। कल हमें यहाँ से जाना है और फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद आप मेरी नजरों से दूर अपने घर चली जाएंगी, तो फिर आपसे बात करने का कोई तो सहारा होना चाहिए ना। अमित ने सोनम के फोन को अपने हाथों में लिया और उसकी सेटिंग में जाकर कुछ खिटपिट करने लगा। ये लीजिए, हो गया। अमित ने सोनम को उसका फोन वापस करते हुए कहा। सोनम ने मुस्कुराते हुए फोन को अपनी हथेली में थाम लिया और फिर से अमित के कंधे पर सर लगा लिया। सौरभ और अंजलि भी पहले तो शॉक्ड ही रह गए थे कि जिन लोगों को वो मिलाना चाह रहे थे इतने तिगड़म भिड़ा भिड़ा कर उन्हें साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए मनाते रहे, वो लोग तो पहले से ही एंगेज थे। पर जब उन दोनों को सुमित ने अपनी अपनी मजबूरियां बताई और समझाई कि वो लोग खुद ही उस समय सगाई को कबूल नहीं कर पा रहे थे, तो किसी और को बताने का क्या मतलब था। पहले वो दोनों खुद ही अपने दिल की धड़कनों को श्योर कर लेना चाह रहे थे कि आखिर इनके इस तरह से बेसबब बेहिसाब धड़कने की वजह क्या है। पर कुछ भी हो, मैं बहुत खुश हूँ सौरभ। हम दोनों तो उन दोनों को सिर्फ एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने के लिए कह रहे थे, पर यहाँ तो भगवान जी ने उन दोनों को उससे भी एक कदम आगे के रिश्ते में बांध दिया। अंजलि ने चहकते हुए कहा। सही कहा तुमने अंजलि, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है अमित और सोनम के लिए। मेरे दोस्त को सोनम जैसी लड़की टैकल कर सकती है। सौरभ ने कुछ दूरी पर ही पानी की लहरों से अटखेलियां करते हुए सुमित की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक संतोष वाली स्माइल आ गई। तो फिर चले, अंजलि ने सौरभ का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहा। पर कहाँ? सौरभ का जैसे बिल्कुल भी मूड नहीं था वहां से जाने का। पार्टी में और कहाँ? अंजलि ने पार्टी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो इस समय अपने पूरे शबाब पर थी। रुकना यार, वहाँ सबके बीच में रहना है और हो करना है, या फिर मेरे पास एक दूसरे के साथ कुछ चैन के पल गुजारने हैं तुझे। सौरभ ने अंजलि को झटके में ही अपने पास बिठा लिया। वैसे आइडिया तो अच्छा है, पर अब बैठकर करें क्या? इतनी देर से बातें ही तो कर रहे हैं और अब मुझे भूख लगने लगी है इतनी सारी बातें करते हुए। अंजलि ने मासूमियत से अपने पेट की तरफ इशारा करते हुए कहा। भुक्कड़ कहीं की, मैं यहाँ इतनी सीरियस बात पर तुझसे डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, तुझे खाने की पड़ी है। सौरभ ने मुंह बनाते हुए कहा। रियली? अच्छा चलो बताओ, कौन सी बात है जो तुम्हें सीरियस बनने पर मजबूर कर रही है? अंजलि ने हौले से मुस्कुरा कर कहा। आई एम रियली सीरियस अंजू। सौरभ की आवाज सच में अंजलि को अब गंभीर मुद्रा में लगने लगी थी। ओके फाइन, अच्छा बताओ ना क्या बात करनी है तुम्हें? अंजलि सौरभ के सामने पैर मोड़कर बैठ गई। यार अमित की तरह मुझे भी अब इस रिश्ते को एक स्टेप आगे लेकर जाना है। सौरभ ने अंजलि की तरफ देखते हुए कहा। कहाँ जाना है? अंजलि ने हल्के मूड में पूछा। अरे मतलब अब मुझे भी सगाई करनी है और उसके बाद शादी। सौरभ उलझते हुए बोल रहा था जैसे कि वो जो कहना चाह रहा था उसे अंजलि समझ ही नहीं पा रही थी। हाँ तो कर लो ना सगाई और शादी, पर करोगे किससे ये तो बताओ? अंजलि ने हंसते हुए पूछा। क्या मतलब है किससे करूंगा? तुझसे करनी है मुझे सगाई और शादी, और किससे? सौरभ ने मुंह बनाते हुए कहा। कमांडिंग ऑफिसर सौरभ मेहरा जी, आपका बैक रिकॉर्ड बहुत खराब है इस मामले में। मुझसे पहले भी बहुत सी लड़कियों को सगाई और शादी का वादा किया गया था, कैसे मान लूं कि इस बार का वादा पक्का है? अंजलि थोड़ी सीरियस टोन में बोली। क्योंकि अब तक मुझे तुम नहीं मिली थी ना, इसलिए हर लड़की को मुझसे ज्यादा मेरे खानदान और मेरे बैंक बैलेंस में इंटरेस्ट रहता था। शायद इसीलिए मुझे कभी भी उनमें से किसी भी लड़की के साथ वो अटैचमेंट फील नहीं हुआ जो तेरे साथ होता है। मैं कैसे यकीन कर लूं कि इस बार तुम्हारी फीलिंग्स सच्ची हैं? क्या पता कि हर बार की तरह आखिरी टाइम में तुम अपने कहे से पलट जाओ, पर मैं बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ सौरभ।
जो जिंदगी में इतना सब सहने के बाद आगे बढ़ जाती हैं। मेरे लिए जिंदगी वहीं थम जाएगी जहाँ तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, और फिर मेरे पास कहीं जाकर डूब मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। अंजलि ने खुद के हाथ को सौरभ के हाथ से छुड़ाते हुए कहा, ऐसे कैसे यकीन नहीं है तुझे मुझ पर? और इतने दिनों से जो तू मेरे साथ हर वक्त महसूस कर रही थी वो सब क्या था फिर? हाँ, फिर कुछ सोचते हुए उसने कहा, एक मिनट, तेरे मन में कहीं मुझे डंप करके किसी और के साथ फेरे लेने का प्लान तो नहीं है ना? सौरभ की आंखों में अब गुस्सा झलकने लगा था। सौरभ ने गुस्से में अंजलि के बालों को कसकर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और कहा कि अगर तेरे दिमाग में ऐसा कुछ आया भी ना तो समझ लेना बाबा की सौगंध, तुझे इसी समंदर में बहाकर खुद भी डूब जाऊंगा मैं। अंजलि जो अब तक चेहरे पर सख्त भाव लिए हुई थी अचानक से मुस्कुराने लगी और फिर मुस्कुराते मुस्कुराते उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। सौरभ ये देखकर हैरान हो रहा था कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। पर इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, अंजलि सौरभ के गले लग गई और बोली कि बस यही सुनना चाहती थी मैं तुम्हारे मुंह से कि तुम मुझे किस हद तक चाहते हो सौरभ। इस प्यार की शुरुआत भले ही खेल खेल में हुई थी, पर कब इस खेल में मेरी जान शामिल हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मुझे भी बस तुम और सिर्फ तुम ही चाहिए सौरभ, ना तुम्हारा खानदान, ना नाम, ना ही तुम्हारा बैंक बैलेंस। कहने को मुझे भी रिश्ते नातों की कमी नहीं है। मेरे एक फ़ोन कॉल पर रातों रात मेरे अकाउंट में लाखों रुपए क्रेडिट हो जाएंगे। पर जिस चीज़ की मेरी ज़िंदगी में कमी है वो तो हमेशा वैसी बनी रहेगी। पापा को बिजनेस से फुर्सत नहीं और मॉम उन्हें तो अपनी सो कॉल समाज सेवा से, जबकि उनके घर में उनकी खुद की बेटी उन दोनों से दो प्यार के मीठे बोल सुनने को तरसती रहती है ज़िंदगी भर से। बचपन से लेकर यहाँ आने से पहले तक आया ने मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखा, और यहाँ आने के बाद सोनम ने मेरे हर रिश्ते की कमी पूरी कर दी। वो मुझे माँ की तरह दुलारती भी और पापा की तरह मेरे फ्यूचर की चिंता भी करती है। और फिर जब तुमसे मुलाकात हुई तो लगा कि शायद अब मेरा भटकना बंद हो जाएगा, पर मेरा डर जो तुम्हारे बैक रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ था वो मुझे कहीं ना कहीं तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने से रोकता था। पर फिर भी रूहानी मोहब्बत की तलाश में मैं खुद को तुम्हारे पास आने से रोक नहीं सकी थी खुद को। अंजलि, मैं वादा करता हूँ कि फाइनल सेमेस्टर के बाद मैं हमारे रिश्ते की बात हमारे घर पर करूंगा, और एक वादा ये भी कि हमारे रिश्ते के लिए चाहे हमारे पेरेंट्स माने या ना माने, पर मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। सौरभ ने अंजलि की आंखों से आंसुओं को पूछा और कहा कि ये आंसू ना तेरी पर्सनालिटी को सूट नहीं करते। तू फूलन देवी वाले गेटअप में ही मुझे अच्छी लगती है, मेरा लड़ाका लड़का। अंजलि रोते हुए भी मुस्कुरा उठी थी और उसने सौरभ के सीने पर एक मुक्का मार दिया। आओ अरे अंजू यार, धीरे से, तू तो सच में सीरियस हो गई। अंजलि ने जैसे ही सौरभ को दूसरी बार पंच जड़ने के लिए अपना हाथ उठाया, सौरभ ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे अपने गले से लगाते हुए कहा कि बस ऐसे ही रहना हमेशा, मुझसे लड़ती झगड़ती और अपने प्यार के लिए हक जताती हुई। लव यू सौरभ। अंजलि सौरभ के गले लगकर बोली। लव यू टू माय लेडी डॉन। सौरभ ने उसे कसकर अपने गले से लगा लिया। कुछ देर बाद सुमित और सौरांजलि पार्टी में जाकर शामिल हो गए और फिर थोड़ी देर तक पुलकित और रवि की हरकतों पर हंस कर नोटबोर्ड होते रहे। बीच पार्टी तो रात भर चलनी थी, पर वो सब वहाँ AFMCN और MH के ट्रेनी कैडेट्स के तौर पर शामिल हुए थे। सब उनके जाने का टाइम हो गया था। उन सब ने वहाँ मौजूद पार्टी के और दूसरे यूथ्स को गुड नाइट और गुड बाय बोला और वहाँ से थोड़ी दूर पर खड़ी हुई बस में जाकर बैठ गए। लव स्टोरीज। इन सब में एक बात और अच्छी हुई थी कि रश्मि जो रवि के प्रपोजल को ठुकरा कर चली आई थी, वो अब रवि से थोड़ी दूरी बनाकर बात कर रही थी। और पुलकित ने धीरे से रवि के कान में कहा कि बाबा पुलकित देव का आशीर्वाद है बच्चा, तेरी लव स्टोरी भी बनेगी, जरूर बनेगी। कन्या की तरफ से पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं। रवि ने पुलकित को गले लगाकर कहा, अगर ऐसा हुआ ना तो मेरी शादी में तेरी शेरवानी बनवाने का सारा खर्चा मैं करूंगा। वाह क्या ऑफर है, मैं इसकी जिंदगी सेट करने का आशीर्वाद दे रहा हूँ और ये मुझे फ्री शेरवानी सिलवाने का लालच। हे भगवान, मन ने ऊपर ले ले, भगवान ले ले। पुलकित ने अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाकर नौटंकी करते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर अमित और सौरभ हंसने लगे और रवि ने पुलकित को गले लगाते हुए कहा कि बाबा पुलकित देव जी, ज्यादा दुखी मत हो, तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ना कोई स्वीट छोरी आई जाएगी, ये बाबा रवि का कहना है। एक काम करो निकम्मो, जे डॉक्टर ही तो तुम दोनों से कतई होगी कोनी, तुम दोनों ना जब बाबा बाबा ही खेलने लगो। जाऊं मैं, बहुत ही बढ़िया कमाई है, सौरभ ने नाक मुंह से खोलते हुए कहा। उसकी ये बात सुनकर पूरी बस ठहाकों से गूंज उठी थी, पर अमित के मुस्कुराते हुए चेहरे पर एक विचार की रेखा खिंच गई थी और वो कुछ सोचने लग गया था। इधर जब तक बस वापस MH के एंट्री गेट पर नहीं पहुंची थी, अंजलि को सोनम से मयंक की सगाई से लेकर सोनम की सगाई तक का सब कुछ जानना सुनना था। कुछ देर बाद MH कैंपस में एंट्री कर गई थी बस, और एक बार फिर से अमित, सौरभ और पुलकित रवि अपने सभी जूनियर्स को एक एक करके अपनी कस्टडी में उतार रहे थे बस से। सोनम अंजलि के साथ सबसे पीछे की तरफ से आ रही थी, और अब क्योंकि सुमित के बारे में सब जान गए थे तो किसी को भी कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं था, और अगर ऐसा कोई करता तो फिर अमित रघुवंशी का सड़ू रूप काफी था उसे वहां से भगाने के लिए। सौरभ अंजलि के साथ अंदर चला गया था और रवि पुलकित के साथ। रश्मि अब भी रवि से गुड नाइट और सी यू टुमारो मॉर्निंग बोलकर अपने रूम की तरफ चली गई थी। रवि और बाकी के लड़कों ने यही सोचा था कि अभी रश्मि को कुछ समय लगेगा काव्या से जुड़ी कड़वी बातों से बाहर निकलने में, तो उसे थोड़ा स्पेस देना चाहिए। सोनम और अमित भी सबसे पीछे पीछे हौले हौले अपने अपने कमरों की तरफ कदम बढ़ा रहे थे, और दोनों का मन यही कर रहा था कि उनके कमरे आज रात के लिए कहीं गायब हो जाएं और वो दोनों यूं ही एक दूसरे के साथ चलते रहें, बस चलते ही रहें। वैसे कॉटेज का आइडिया पीयू का था ना? सोनम ने अपने कमरे की तरफ मुड़ने से पहले पूछ लिया। मुझे कुछ आइडिया नहीं आ रहा था, पर उसने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी चुटकी में। डुग्गू ने आहिस्ते से कहा। अब समझ में आया कि पीयू इतनी एक्साइटेड क्यों थी सब जानने के लिए। सोनम ने कहा, क्या क्या मतलब? अमित सोनम की बात सुनकर तुरंत बोला, कुछ नहीं, हम तो बस कह रहे थे कि पीयू बहुत खुश लग रही थी। सोनम ने जैसे तैसे बात को संभालते हुए कहा, बहुत ज्यादा खुश, उसे आपसे बात करने का जैसे कोई क्रेज सवार था। अमित ने भी सोनम की बात पर सहमति जताते हुए कहा, अब हम जाएं? सोनम ने अमित की तरफ मासूमियत से देखा। क्या आप थोड़ी देर और रुक नहीं सकती हैं आप? लेकिन अमित का बिल्कुल भी मन नहीं था कि सोनम को वो गुड नाइट बोले। पर सब जा चुके हैं अपने कमरों में, सिर्फ हम यहाँ रुके हुए हैं। सोनम ने अपने आसपास नजरें दौड़ाते हुए कहा। सोनम सच कह रही थी, बाकी के सभी लड़के लड़कियां कब के अपने रूम्स में जा चुके थे, बस वही दोनों अब भी गैलरी के उस पॉइंट पर खड़े होकर बातें कर रहे थे जहाँ से गैलरी दो हिस्सों में बट जाती थी। अमित का मन तो था नहीं,
पर इस तरह से वो कब तक सोनम को रोक सकता था अपने पास। सो उसने बिना मन के ही सोनम को गुड नाइट बोला और सोनम को उसके कमरे में जाने का इशारा कर दिया। सोनम ने गुड नाइट कहा और जैसे ही वो आगे जाने के लिए बढ़ी उसके कदम फिर से वहीं रुक गए अमित की आवाज़ सुनकर। वैसे पीयू ने आपसे पूछा क्या था? आपने बताया नहीं, अमित ने शरारत से कहा। हम नहीं बताएंगे, आप खुद ही पूछ लीजिएगा, सोनम ने जैसे तैसे कहा और वहां से तेजी से अपने कमरे की तरफ चली गई। इससे पहले कि अमित फिर से कोई ऊटपटांग सवाल पूछ बैठे जिसका जवाब देना उसके लिए आसान नहीं हो, अमित भी मुस्कुराते हुए अपने रूम की तरफ चला गया। क्या बेटा, बड़ी आशिक की झाड़ी जा रही है, मतलब अनबिलीवेबल है यार। डुग्गू जी और प्यार इश्क मोहब्बत में पड़ गए। हाय कोई मुझे चुटकी काटो रे, कहीं मैं खुशी के मारे पागल ही ना हो जाऊं रे। रवि और सौरभ दोनों ही अमित के चारों तरफ गोल गोल घूमकर उसे चिढ़ा रहे थे। पागल तो तुम दोनों ऑलरेडी हो, और रह गई बात चूटी काटने की तो ये लो, ये इच्छा मैं अभी पूरी कर देता हूँ तुम दोनों की राइट नाउ। अमित ने इतना कहा और सौरभ और रवि दोनों के ही गाल पर कसकर चूटी काट ली और दोनों की माशाअल्लाह वाली चीख निकल गई। साले कुकुर मुत्ते, पागल हो गया क्या? इतनी जोर से कोई चूटी काटता है क्या? रवि और सौरभ दोनों अपने गाल से हिलाते हुए बोले। क्यों? अभी खुद ही तो बोल रहे थे ना कि कहीं तुम दोनों पागल ना हो जाओ शौक के मारे। तो फिर मैं अपने दोनों नजर बट्टुओं को पागल कैसे होने दे सकता था? अमित वहीं दूसरे बिस्तर पर फैलते हुए बोला, जिसकी एक साइड पर पुलकित बैठा हुआ पूरे घटनाक्रम पर मन मन मुस्कुरा रहा था। ले लो और ले लो पंगा। भूल गए हो ना कि वो स्वीट एंड स्वामी टाइप सिर्फ सोनम के लिए, बाकी तुम सबके लिए तो वो अब भी ट्रू डेविल ही है। पुलकित ने दोनों को समझाते हुए कहा। अब अगर तुम सबका धरना प्रदर्शन खत्म हो गया हो और तुम दोनों को यानी सौरभ और रवि को विश्वास हो गया हो कि आई एम इन लव, तो अपनी अपनी तशरीफ का टोकरा जरा यहाँ से उठाकर ले जाओ। आई एम सो टायर्ड यार, अमित ने जानबूझकर उबासी लेते हुए कहा। तुझे सोना है सच में? रवि ने मुंह बनाते हुए कहा। यार आज की रात तू जग नहीं सकता क्या? हमें कितनी सारी बातें करनी है तुझसे, रवि ने अमित के आगे मिन्नती करते हुए कहा। अरे बोंगड़ महाराज, ये लड़कियों वाले एक्सप्रेशंस देना बंद कर, तू समझा? क्या बातें करनी है तुझे कि तू रात भर उल्लू की तरह खुद भी जागेगा और मुझे भी जगाएगा? अमित ने रवि से कहा और बिस्तर पर लेट गया। सॉरी यार, पर आज बहुत थकान हो रही है मुझे, प्लीज अभी के लिए तो मैं सो रहा हूँ, जो भी बातें करनी है कल कर लूंगा यार, पक्का, उसने रवि से कहा और बिना उसका जवाब सुने वो आंखें बंद करके लेट गया। ये लो, ये तो कुंभकर्ण का खानदानी बन गया, सौरभ ने रवि की तरफ देखते हुए कहा। अरे तो फिर सो जाने दो ना उसे, और वैसे भी तुम दोनों क्या, पूरा एएफएमसी जानता है कि अमित रघुवंशी कोई भी काम किसी के प्रेशर में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से करता है, तो फिर उससे जबरदस्ती बात करवाने का इरादा छोड़ो और सो जाओ। पुलकित ने दोनों को समझाया और रवि का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर चला गया। सौरभ ने भी रूम की लाइट ऑफ की और चुपचाप से अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। सोनम जब रूम में पहुंची तो आज स्वभाव के विपरीत अंजलि उसे खामोश दिखाई पड़ी। सोनम कुछ सोचते हुए अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चेंज करने चली गई। चेंज करने के बाद जब वो बाहर आई तो उसने अंजलि को उसी अंदाज में बैठे देखा, तो वो धीरे से अंजलि के पास जाकर बैठ गई और धीरे से उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर बोली कि क्या हुआ आलू, आज तुमने हमसे थानेदारी नहीं की कि हम कहाँ रह गए थे, हमारे गाल इतने ब्लश क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, सब ठीक तो है ना तुम्हारे और सौरभ सर के बीच में? सोनम को अंजलि की खामोशी खल रही थी। अंजलि कुछ देर तक सोनम को देखती रही और फिर उसने आज शाम को बीच पर हुई अपनी और सौरभ के बीच की सारी बातें बता दी। सच में आलू? सोनम खुशी से चहक उठी थी ये सब सुनकर। ये तो सच में खुशी की बात है, पर तुम यूं इस तरह से मुंह लटकाए बैठी हुई क्यों? सोनू, मुझे बहुत डर लग रहा है यार, कहीं सौरभ भी अपने किए हुए फैसले से पीछे ना हट जाए या फिर कहीं उसकी फैमिली मुझे पसंद ना करे तो मैं सौरभ के बिना अपनी लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए थे। आलू, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? सौरभ सर के लिए, हाँ, उनकी आंखों में हमने तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार देखा है, और हाँ, हमने उन्हें तुम्हारे लिए बदलते हुए भी देखा है। इस पूरे 1 महीने में हमने उन्हें हमेशा या तो तुम्हारे साथ ड्यूटी पर या फिर डॉक्टर रूम में पूरे दिन की केस हिस्ट्रीज की समरी बनाते हुए देखा है। मतलब इस एक पूरे महीने उन्होंने किसी भी आलतू फालतू लड़की को नजर उठाकर देखा तक नहीं है, और तुम हो कि इतनी परेशान हो रही हो। और एक ही बात सौरभ सर के घर वालों की, तो हमें पूरा भरोसा है कि वो लोग तुम्हें नापसंद कर ही नहीं सकते। हर समय हंसने हंसाने वाली डॉक्टर बहू उन्हें और कहाँ मिलेगी, और वो भी ऐसी बहू जो उनके रास्ते से भटक गए लड़के को सही रास्ते पर ले आई हो। सोनम ने अंजलि की आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा। तुम सच कह रही हो ना राधा रानी? अंजलि ने उदासी में भी सोनम को राधा रानी कहना नहीं छोड़ा था, और यही बात समझकर सोनम ने मुस्कुराते हुए उसे अपने गले से लगा लिया था और कहा था कि हाँ बिल्कुल सच, हमें हमारे कान्हा जी की सौगंध। चलो अब सो जाओ, ज्यादा देर तक जागोगी तो फिर सुबह जल्दी नहीं उठ पाओगी, और फिर हमें तुम्हें उठाने में अच्छी खासी कसरत करनी पड़ेगी। सोनम ने अंजलि को बिस्तर पर बैठाते हुए कहा। ये लो, कर लो बात, देखो तो सुबह जल्दी उठने के लिए कौन भाषण दे रहा है जो खुद कुंभकर्ण बन जाता है। अंजलि अपने पुराने फॉर्म में वापस लौट आई थी। मैं राधा रानी, शायद तुम भूल रही हो तो हम तुम्हें बताए दे कि इन बीते 3 सालों में एक का दिन ऐसा ना गया है जब हमने तुम्हें सुबह जल्दी से उठा के मॉर्निंग परेड में मिलने वाली पनिशमेंट से ना बचाया हो। और तुम हमें बता रही हो? हमें? अरे हाँ, हमारी वार्डन साहिबा, हमें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें ही हमें अब तक रोज सवेरे जल्दी उठाए देता थी, हम तो बस तुम्हें चिढ़ाने के लिए कह रहे थे। सोनम ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। राधा रानी? अंजलि अपने बिस्तर से उठी और सोनम के गले लगकर बोली। सच में सोनम, तुमने मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी के हर अधूरे रिश्ते को पूरा कर दिया है। थैंक यू सोनम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर इन माय लाइफ व्हेन आई नीड यू द मोस्ट। अब हम ना सच में गुस्सा भी हो जाएंगे और तुम्हें थप्पड़ भी लगा देंगे जो हमारी दोस्ती को तुमने अपने थैंक यू के नीचे दबाया। ओ राधा रानी, गुस्सा मत हो यार, तुम तो मेरी जान हो, अंजलि ने सोनम को हक करते हुए कहा। कुछ देर इसी तरह एक दूसरे के दुख सुख को साझा करने के बाद दोनों बेस्टीज एक ही को गुड नाइट बोलकर सो गई। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद दोनों सहेलियों की दिल की उलझनें आज सुलझ गई थी, और अब आने वाले समय में शायद दोनों के साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला था। फोन पर रोमांस। गर्ल्स रूम में अंजलि और सोनम दोनों सो रही थीं, पर बॉयज रूम में कोई जाग रहा था। सौरभ तो सो चुका था और दूसरे रूम में रवि और पुलकित भी सो गए थे, तो फिर बचा कौन? बस छोरे नु नींद कौन आ रही से उसके हाथ बार बार फोन तक जाकर वापस लौट आते थे। पता नहीं वो क्या सोचेंगे, पर दिल है कि मानता नहीं की तर्ज पर अमित ने हिम्मत करते हुए फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज टाइप किया और उसे सोनम के नंबर पर सेंड कर दिया। रात के सन्नाटे में
फोन का वाइब्रेशन ही मालूम पड़ जाता था कि फोन वाइब्रेट हो रहा है, मतलब फोन पर कुछ तो हो रहा है, या तो कॉल या फिर मैसेज। और अब जब एक स्पेशल नंबर के लिए स्पेशल मैसेज बीप लगाई गई थी तो फिर सोती हुई राधा रानी को तो आंखें खोलकर जागना पड़ता ही था ना। इससे पहले कि अंजलि नींद में करवट बदलती और कुनमुनाती हुई आंखों को मसलकर ये जानने की कोशिश करती कि यह आवाज कैसी थी, सोनम ने चुपचाप से फोन की रिंगटोन ऑफ कर दी, कॉल की भी और मैसेजिंग की भी, और फोन को अपने कंबल के अंदर लेकर लेट गई। थोड़ी देर बाद जब उसे यकीन हो गया कि अंजलि एक बार फिर से गहरी नींद में सो गई है, उसने अपने सर को और फोन को दोनों को ही कंबल से बाहर निकाला और मैसेज ओपन करके पढ़ने लगी। मैसेज पढ़ते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और वो धीरे से बिस्तर से उठकर खिड़की की तरफ चली गई। एक नजर अंजलि के ऊपर डालते हुए उसने धीरे धीरे खिड़की खोल दी। सामने गार्डन के पार वाले कमरे की खिड़की के एक साइड से टिककर खड़ा हुआ अमित कब से सोनम के दिखने का ही इंतजार कर रहा था। सोनम की नजरें जब सामने खिड़की पर पड़ी तो उसने मुस्कुराते हुए मन ही मन पूछ लिया, क्या हुआ सा, आप ठीक तो है ना? बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ धर्मपत्नी जी, जब से आपके पास से आया हूँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत उलझन हो रही है। तो सोचा जिसकी वजह से ये सब उलझने हो रही हैं उसे ही अपनी परेशानी बता दूं, शायद थोड़ा सा चैन मिल जाए। अमित ने अपनी दिल की उलझन सोनम को बता दी। हमारी वजह से? पर हमने क्या किया? सोनम की आंखें हैरानी से और बड़ी बड़ी हो गई थी। काश कि मैं आपको बता पाता कि आपने क्या क्या नहीं किया मेरे साथ, पर सच में आपको देखने के बाद थोड़ा सा सुकून मिल गया इसे, अमित ने अपनी दिल की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो हम ऐसे ही खड़े रहे रात भर? सोनम ने मासूमियत से अमित की तरफ देखा। अमित बस खामोशी से अपनी खिड़की से सटकर उसे देख रहा था। काना लगा देना भाई, अमित ने कुछ सोचते हुए सोनम को फोन मिला दिया और सोनम ने पहली ही रिंग में फोन उठा भी लिया। रीजन तो आप सब जानते ही हैं ना। सोनम चुपचाप फोन को अपने कान से सटाकर खड़ी थी। ये आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया मेरे साथ धर्मपत्नी जी, खुद का एडिक्ट बना दिया है मुझे। बिना आपको देखे एक सेकंड के लिए भी चैन नहीं आता है, और आपको यूं रात भर अपने सामने खड़ा भी नहीं रख सकता हूं। सच में अब तो बस यही लग रहा है कि मयंक और अवनी के साथ मैं भी आपके साथ 7 फेरे ले ही लूं। तब तो आप मेरे पास मेरे साथ रहेंगी और मैं जब चाहूं तब आपको देख सकता हूँ, आपको नींद आ जाने के बाद भी। अमित ने एक नजर सोनम की तरफ देखा। सोनम उसकी बात सुनकर झेप गई और वो खिड़की के किनारे हटकर दीवार के सहारे खड़ी हो गई थी। अमित की बातें ही उसकी दिल की धड़कनों को बढ़ाने का काम कर रही थी। पर अभी आप सो जाइए कि मेरा दिल तो बेईमानी पर उतर रहा है, जितना आपको देखेगा उतना ही और चाहेगा कि आप उसके सामने ही बनी रहे।